अमृत राय जी की रचना कलम का सिपाही आत्मकथा। आंखों के आगे से रहे सहे पर्दे भी गिरते जा रहे हैं। समष्टि का आदर्श जो अब तक केवल एक भावना थी, अब उसे बुद्धि का पक्का आधार मिल रहा है। राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के शीर्षक से मुंशी जी ने लिखा, राष्ट्रीयता वर्तमान का कोड है, उसी तरह जैसे मध्यकालीन युग का कोड सांप्रदायिकता थी। लेकिन प्रश्न यह है कि उससे मुक्ति कैसे हो। अर्थ के प्रश्न को हल कर देना ही राष्ट्रीयता के किले को ध्वंस कर सकता है। वेदांत ने एकात्मवाद का प्रचार करके एक दूसरे ही मार्ग से इस लक्ष्य पर पहुंचने की चेष्टा की। उसने समझा समाज की मनोभाव को बदल देने से ही यह प्रश्न आप हल हो जाएगा, लेकिन इससे उसे सफलता नहीं मिली। उसने कारण का निश्चय किए बिना ही कार्य का निर्णय कर लिया, जिसका परिणाम असफलता के सिवा और क्या हो सकता था। उसकी असफलता का मुख्य कारण यही था कि उसने अर्थ को नगण्य समझा। जब तक संपत्ति मानव के संगठन का आधार है, संसार में अंतर्राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। राष्ट्रों की, भाई भाई की, स्त्री पुरुष की लड़ाई का कारण यही संपत्ति है। जितनी मूर्खता और अज्ञानता है, उसका मूल रहस्य यही विश्व की गांठ है। जब तक संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार रहेगा, तब तक मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता। मजदूरों के काम का समय घटाइए, बेकारों को गुजारा दीजिए, जमींदारों और पूंजीपतियों के अधिकारों को घटाइए, मजदूरों और किसानों के स्वामित्व को बढ़ाइए, सिक्के का मूल्य घटाइए। इस तरह के चाहे जितने सुधार आप करें, लेकिन यह जीर्ण दीवार इस तरह के टीप-टाप से नहीं खड़ी हो सकती। इसे नए सिरे से गिराकर उठाना होगा। संसार आदिकाल से लक्ष्मी की पूजा करता चला आता है, लेकिन संसार का जितना अकल्याण लक्ष्मी ने किया, उतना शैतान ने नहीं किया। यह देवी नहीं, डायन है। संपत्ति ने मनुष्य को कृतदास बना लिया है। उसकी सारी मानसिक, आत्मिक और दैहिक शक्ति केवल संपत्ति के संचय में बीत जाती है। मरते दम भी हमें यही हसरत रहती है कि हाय, इस संपत्ति का क्या हाल होगा। हम संपत्ति के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं। हम विद्वान बनते हैं, संपत्ति के लिए गेरुए वस्त्र धारण करते हैं, संपत्ति के लिए घी में आलू मिलाकर हम क्यों बेचते हैं, दूध में पानी क्यों मिलाते हैं, भांति भांति के वैज्ञानिक हिंसा यंत्र क्यों बनाते हैं, वेश्याएं क्यों बनती हैं और डाकी क्यों पड़ते हैं। इसका एकमात्र कारण संपत्ति है। जब तक संपत्तिहीन समाज का संगठन ना होगा, जब तक संपत्ति व्यक्तिवाद का अंत ना होगा, संसार को शांति ना मिलेगी। आज यह कैसा भूत मुंशी जी पर सवार है। कुछ लोग समाज के इस आदर्श को वर्गवाद या क्लासवार कहकर उसका अपने मन में भीषण रूप खड़ा कर लिया करते हैं। जिसके पास धन है, जो लक्ष्मी पुत्र है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, वे इसे हवा समझकर आंखें बंद करके गला फाड़कर चिल्ला पड़ते हैं। लेकिन शांत मन से देखा जाए तो असंपत्तिवाद के शरण में आकर उन्हें भी वह शांति और विश्राम प्राप्त होगा जिसके लिए वे संतों और सन्यासियों की सेवा किया करते हैं, और फिर भी वह उनके हाथ नहीं आती। क्या वे अपने ही भाइयों से, अपनी ही स्त्री से सशंक नहीं रहते? क्या वे अपनी ही छाया से चौंक नहीं पड़ते? यह करोड़ों का ढेर उनके किस काम आता है? वे कुंभकर्ण का पेट लेकर भी उसे अंदर नहीं भर सकते। ऐन्द्रिक भोग की भी सीमा है। इसके सिवा कि उनके अहंकार को यह संतोष हो कि उनके पास 1 करोड़ जमा है और तो उन्हें कोई सुख नहीं है, क्या ऐसे समाज में रहना उनके लिए असह्य होगा, जहाँ उनका कोई शत्रु ना होगा, जहाँ उन्हें किसी के सामने नाक रगड़ने की ज़रूरत ना होगी, जहाँ उन्हें छल कपट से व्यवहार
छल कपट के व्यवहार से मुक्ति होगी। जहाँ उनके कुटुंब वाले उनके मरने की राह ना देखते होंगे, जहाँ वे विष के भय के बगैर भोजन कर सकेंगे, क्या यह अवस्था उनके लिए अक्षय होगी? बेशक उनके पास बड़े बड़े महल और नौकर चाकर और हाथी घोड़े ना होंगे, लेकिन यह चिंता, संदेश और संघर्ष भी तो ना होगा। संपत्तिहीन, श्रेणीहीन, समष्टिमूलक समाज के विरुद्ध कोई युक्ति, कोई तर्क सुनने के लिए मुंशी जी तैयार नहीं है। सब झूठे तर्क हैं संपत्ति को बनाए रखने के। कुछ लोगों को संदेह होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना मनुष्य में प्रेरक शक्ति कहाँ से आए, फिर विद्या, कला और विज्ञान की उन्नति कैसे होगी? क्या गोसाई तुलसीदास ने रामायण इसलिए लिखा कि उस पर उन्हें रॉयल्टी मिलेगी? आज भी हम हजारों आदमियों को देखते हैं जो उपदेशक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, शिक्षक हैं, केवल इसलिए कि इससे उन्हें मानसिक संतोष मिलता है। अभी हम व्यक्ति की परिस्थिति से अपने को अलग नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी शंकाएं हमारे मन में उठती हैं। समष्टि कल्पना के उदय होते ही यह स्वार्थ चेतना स्वयं संस्कृत हो जाएगी। कहीं कोई दुविधा नहीं, झिझक नहीं। विचारों की लंबी बड़ी और टेढ़ी मेढ़ी यात्रा करके मुंशी जी इस जगह पहुँचे हैं जो कि एक ठहरने का मुकाम है। अब तो एक दूरबीन आँख मिल गई है, एक समग्र विराट दृष्टि, एक पक्की कसौटी जिसमें कोई धोखा नहीं है। सांप्रदायिकता और संस्कृति के उलझे हुए संघर्षपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हुए उन्होंने 15 जनवरी 1934 में जागरण में लिखा, सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है। उसे अपनी असली रूप से निकलते शायद लज्जा आती है, इसलिए वह उस गधे की भांति जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल के जानवरों पर रोक जमाता फिरता है, संस्कृति का खोल चढ़ाकर आती है। हिंदू अपनी संस्कृति को क़यामत तक सुरक्षित रखना चाहता है, मुसलमान अपनी संस्कृति को। दोनों ही अभी तक अपनी अपनी संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं। यह भूल गए हैं कि अब ना कहीं मुस्लिम संस्कृति है, ना कहीं हिंदू संस्कृति, ना कोई अन्य संस्कृति। अब संसार में केवल एक संस्कृति है, वह है आर्थिक संस्कृति। मगर हम आज भी हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का रोना रोए चले जाते हैं। हालांकि संस्कृति का धर्म से कोई संबंध नहीं। आर्य संस्कृति है, ईरानी संस्कृति है, अरब संस्कृति है, लेकिन ईसाई संस्कृति और मुस्लिम या हिंदू संस्कृति नाम की कोई चीज़ नहीं है। यही सब तो बातें हैं बगावत से भरी हुई, जो बाहर आने के लिए तड़प रही हैं और तड़पती रहती हैं, वरना क्या पड़ी थी किसी को कि यह सब आफत मोल लेता। हाँ, मोल लेता। अपनी किताबों को आमदनी फूंक कर, अपनी ज़िंदगी का आराम चैन गंवाकर। कभी मुंशी जी इश्तहारों के लिए चैनेंद्र को लिखते हैं कि बिड़ला से मिलो, मेरे खातिर मिलो और उनको बात समझाओ। कभी दया नारायण निगम को लिखते हैं कि कानपुर में फ्लेक्स और लाल इमली के इश्तहार हासिल कीजिए। कभी बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखते हैं कि बंगाल केमिकल बहुत इश्तहार करता है, क्या हमको भी उसका इश्तहार नहीं मिल सकता? छटपटाते हैं, हर तरफ हाथ पैर मारते हैं, सब इसलिए कि कुछ कहना है, जिसे कहना ज़रूरी है, लेकिन है पूरी फांसी। 18 अगस्त 1933 के खत में चतुर्वेदी जी को उन्होंने लिखा था, बड़े दुख की बात है कि मेरा कोई पत्र अभी तक अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ। हंस तो मुझे बहुत महंगा नहीं पड़ रहा है, लेकिन जागरण अक्षय हो रहा है। मेरी अकल चकरा रही है कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकलूं। मुझे हर महीने करीब 200 का आधा हो रहा है। आखिर कब तक यह हालत चल सकती है? एक बार उसको शुरू करने की गलती करने के बाद अब अहंकार उसे बंद करने की राह में आड़े आता है। लोग मुंह ही मुंह में कैसे हंसेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे।
मगर वाह रे हिम्मत, अभी कुछ ही महीने पहले तो उन्होंने निगम साहब को लिखा है। हाँ, रोज़ाना जागरण लखनऊ से निकालने का इंतज़ाम हो रहा है। हफ्तेवार के नुकसान ने रोज़ाना पर आमादा किया है। खैरियत हुई कि वह बात हो गई, लेकिन इन 6-7 महीनों में अकल शायद कुछ ठिकाने आ गई है। 1 सितंबर को उन्होंने जैनेंद्र को लिखा, आजकल इतनी मंदी है कि समझ में नहीं आता काम कैसे चलेगा। मजदूरों को वेतन चुकाने में कठिनाई पड़ रही है। फिर इसी खत के आगे चलकर समाचार पत्रों की आमदनी का दारोमदार विज्ञापनों पर है। मैंने बिड़ला से मिलने को कहा था। अपनी गरज से मत मिलो, मेरी गरज से मिलो। पत्र दिखाओ, उसकी चर्चा करो। उनके पास कई मिले हैं। एकाध पृष्ठ का विज्ञापन उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे और तुम्हारे लिए वह 50 रुपये महीने का सहारा है। भाई, यह संसार चुपके से राम भरोसे बैठने वालों के लिए नहीं है। यहाँ झेपू और मेरे जैसे शर्मीले आदमियों का गुजारा नहीं। तुम अपने में यह ऐब ना आने दो। है भी नहीं, मैं तो कौड़ी दाम का नहीं हूँ। अगले महीने और भी हताश होकर लिखा, जो कुछ आमदनी होती है वह ऊपर ऊपर उड़ जाती है, वेतन तक को पूरी नहीं पड़ती। कागज के कई 100 रुपये बाकी पड़े हैं। अपनी खामियों को समझ रहा हूँ, अपनी गलतियों को देख रहा हूँ, पर यह आशा की है कि शायद कुछ हो जाए। हिम्मत बांधे हुए हूँ। इधर एक महाशय फिर एक लिमिटेड प्रकाशक संघ खोलने का विचार कर रहे हैं। मैं भी शरीक हो गया। कुछ लोगों ने हिस्से लेने का वचन भी दिया, मगर वह ऐसे गायब हुए कि कुछ पता ही नहीं कहाँ है। हंस में दम नहीं है, पर फिर भी शहीदों में शामिल होना चाहता है। मैंने सोच लिया कि जनवरी तक और देखूंगा। अगर उस वक्त तक जागरण कुछ ढंग पर ना आया तो इसे बंद कर दूंगा। शायद मेरी कामनाएं सब यूं ही रह जाएंगी। मुश्किल तो यह है कि व्यवसाय में जितना मैं कच्चा हूँ उतने ही तुम भी कच्चे हो, वरना क्या बात है कि ऋषभ चरण तो सफल हो और हम लोग असफल रहें। उपन्यास लिखता था, वह भी बंद है, लेकिन अब ज़्यादा प्रतीक्षा ना करूँगा। जनवरी तक और देखता हूँ। तुम्हारी सलाह ना मानी, वरना इतना घाटा क्यों उठाता। लेकिन कोई काम बंद करते बदनामी होती है, और यही लाज ढो रहा हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रेस और पत्रों पर मैं मरा जा रहा हूँ। कुछ लेखों से, कुछ रॉयल्टियों से, कुछ उर्दू पुस्तकों से अपनी गुजर कर रहा हूँ, लेकिन बहुत देख चुका। अब यह तमाम बंद कर दूंगा। अगले महीने लिखा, जागरण का भार मेरे सिर से उतरा जा रहा है। यहाँ के बाबू संपूर्णानंद जी उसे अर्ध साप्ताहिक रूप में निकालने जा रहे हैं। आशा है 2-3 दिन में सब बात तय हो जाएगी। काश, मगर वह अभी नहीं होना था। अगले महीने 16 सितंबर 1933 को मुंशी जी ने लिखा, जागरण साबिक दस्तूर चल रहा है। बाबू संपूर्णानंद जी को शायद उनके मित्रों ने मदद नहीं दी। अब मैं उसको बंद करने की फिक्र में हूँ। 12 जनवरी 1934 को बनारसी दास को लिखा, मेरी आर्थिक दशा ठीक नहीं है। इस साल 2000 का घाटा रहा। इसने मेरी कमर तोड़ दी। मैं प्रेस और प्रकाशन और पत्र सभी कुछ लीडर प्रेस के हवाले कर देने के लिए बातचीत कर रहा हूँ। देखो कैसे क्या होता है। हालत बराबर संगीन होती जा रही है। आखिर 14 फरवरी 1934 को उन्होंने जैनेंद्र को लिखा, काशी अंक निकला, 400 पीवी गए, 175 वसूल हुए, 225 वापस आए, बस बधिया बढ़ गई। इस वापसी का नतीजा यह कि कागज वाले को 1300 में कुल 300 दे सका। 1000 पूरे उसके सर पर सवार हैं। जागरण के कागज वाले का भी 1000 से कुछ ऊपर ही चढ़ा हुआ है। जो बातें सोची थी सब गायब हो गई। ऐसी माली हालत में क्या कोई प्रोग्राम बांधूं? क्या करूं?
तुम्हें मालूम होगा कि कुछ दिनों से लीडर प्रेस वालों से इस सारे संकट को मिटा देने का प्रस्ताव था। बीच में यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया था। जब ऐसी स्थिति आ पड़ी है तो अब इसके सिवा कोई राह नहीं है कि किसी तरह इस झगड़े से गला छुड़ाकर भाग निकलूं। लीडर को एक प्रस्ताव लिख भेजा है। वे यहाँ 18 को आने वाले हैं। आशा करता हूँ कि उस दिन यह मामला तय हो जाएगा। पहले इरादा था कि हंस उन्हें दे दूँगा और प्रेस चलाता रहूँ, लेकिन सारी विपत्ति की जड़ तो यह प्रेस है। ना जाने किस बुरी साइट में उसकी बुनियाद पड़ी थी। 10,000 रुपये और 11 साल की मेहनत और परेशानियां अकारत हो गई इसी प्रेस के पीछे। कितने मित्रों से बुरा बना, कितनों से वादा खिलाफ़ी की, कितना बहुमूल्य समय जो पढ़ने लिखने में काटता बेकार प्रूफ देखने में कटा। मेरी ज़िंदगी की यह सबसे बड़ी गलती है। अमृत राय जी की गम की इस तमाम दास्तां में एक खुशखबरी यही है कि सेवा सदन का फिल्म हो रहा है। उस पर मुझे 750 मिले। 750 वल्लाह, आपने तो लूट लिया बेचारे को। लेकिन तंगी में जब कोई रकम हाथ आ जाती है तो वे सारी ज़रूरतें जो मुंह दबाए पड़ी थी यकायक चीख मारने लगती हैं। किसी के पास कपड़े नहीं हैं, किसी के पास जूते नहीं हैं, किसी की लड़की की शादी के लिए कुछ देना चाहिए। गरज व रुपए 2-4 दिन में हवा हो जाते। महालक्ष्मी सिनेटोन ने यह शानदार रकम देकर सेवा सदन लिया था और चित्र का निर्देशन किया नानू भाई वकील ने, जो घटिया तरह के एंटरटेनर्स बनाने के लिए मशहूर थे। उन्होंने किताब के उर्दू नाम को ज़्यादा पसंद किया और उसी बाज़ारे हुस्न के नाम से वही घटिया नाच गाने वाली ठेठ बम्बैया तस्वीर बनाकर रख दी। मुंशी जी ने उसको देखा तो अपने लड़के को तार की ज़बान में बस इतना लिख सके, सेवा सदन रिलीज हो गया है। देखा, अच्छा ही है पर संतोषजनक नहीं। लेकिन यही सेवा सदन लगभग इन्हीं दिनों तमिल में बना तो बात ही और थी कि सुब्रमण्यम ने उसका निर्देशन किया और बात की विख्याता गायिका एम शुभलक्ष्मी के जीवन में पहली बार रंगमंच पर उतरकर सुमन की भूमिका ग्रहण की। नटेश अय्यर ने गजाधर पांडे के रूप में बड़ा कमाल किया। सुब्रमण्यम अभी जीवित हैं और तमिल फिल्म जगत के चोटी के लोगों में गिने जाते हैं। अगर सफलता की कसौटी पैसा है तो ना वह आज सबसे सफल लोगों में हैं और ना तब थे। लेकिन अगर सफलता की कसौटी कला के इस अत्यंत सामाजिक माध्यम को वस्तु और शिल्प के नए शिखरों पर ले जाना, अभिव्यक्ति के नए रास्ते खोलना हो तो सुब्रमण्यम तमिल फिल्म जगत का एक ऐसा नाम है जो कभी भूला नहीं जा सकता। कथाकार के सामाजिक संदेश और कहानी की आत्मा की पूरी तरह रक्षा करते हुए सुब्रमण्यम ने सेवा सदन बनाया, जो कि रुचि संपन्न लोगों के बीच बहुत पसंद किया गया। लीडर वालों से बातचीत चल रही थी इसी आधार पर कि हंस और पुस्तकों का मूल्य जोड़ लिया जाए और उतने हिस्से मुंशी जी को लीडर कंपनी में मिल जाए। हंस के लिए मुंशी जी ने 2,000 मांगे थे। हालांकि इस पर मैं 4,000 से ज़्यादा भेंट कर चुका हूँ। पुस्तकों का मामला साफ है। पुस्तकों की असली लागत निकाल ली जाए। जागरण को चलाना मंजूर हो तो उसे चलाया जाए। अच्छा सोशलिस्ट पत्र बना दिया जाए।
रहा यह प्रेस यहाँ रहे या कहीं, और मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। हाँ, काम ऐसे हाथों में हो जो महज ड्रीमर्स ना हो, जैसा मैं हूँ और तुम जैनेंद्र हो, बल्कि कुछ व्यावसायिक बुद्धि भी रखते हो। लेकिन सौदा पटता नहीं दिखाई देता था। और उधर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संपूर्णानंद जी और नरेंद्र देव जी से भी बातें चल रही थी। हालात रोज बरोज दूभर होती जा रही थी, मगर पर्चा जब तक निकल रहा था उसकी वही आन बान है। मुंशी जी हर हफ्ते कभी इस घर पर रद्दे, कभी उस पर कोड़े लगाते चले जा रहे हैं। यह तो खैर मुंशी जी की तबीयत है। जीवट उसका एक खास जुज है, जिसे रोने चीखने से कुछ वास्ता नहीं। लेकिन इसमें शक नहीं कि हिंदी पत्रों क्या दैनिक, क्या साप्ताहिक, क्या मासिक, सभी का हाल खराब है। पढ़ने वालों में रुचि की दरिद्रता, पत्रों में सामग्री की। और कैसा ना हो, पत्रों में सामग्री की दरिद्रता कितने सावधानहीन है बेचारे। मुंशी जी से ज़्यादा कौन जानता है इस बात को, जिनके पास भरोसे का प्रूफ रीडर भी नहीं है। ढेरों प्रूफ खुद ही पढ़ना पड़ता है। अजब दुष्ट चक्र है। लोग जो पत्र खरीद सकते हैं और ख़रीदना चाहते हैं, हिंदी पत्र नहीं खरीदते, क्योंकि उनका अस्तर बहुत संतोषजनक नहीं है। और अस्तर संतोषजनक हो नहीं सकता जब तक लोग उन्हें अपनाए नहीं। इसी झमेले में गरीब की मिट्टी खराब हो रही है। उसकी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? कुत्ता घसीट। तो भी कहीं पर तो इस दुष्ट चक्र को काटना ही होगा। पत्रों को सामग्री की दृष्टि से अधिक संपन्न बनाओ। उसके लिए सबसे पहले देशी विदेशी भाषाओं से अच्छे अनुवाद कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बिना केवल मौलिक लेखों से पेट नहीं भर सकता। और योजना शूर तो मुंशी जी पुराने हैं। मई 1933 में दिल्ली के अर्जुन में उन्होंने एक अनुवाद मंडल के संबंध में अपनी विस्तृत योजना पेश की। यह तो वह हो, ऐसा हो, वैसा हो। सरपट दौड़ चला मुंशी जी का दिमाग। इलाहाबाद में रामचंद्र टंडन को उसमें बहुत दिलचस्पी हुई और चिट्ठियाँ दौड़ने लगी। अभी तक तो केवल रेखाएं थीं, अब रंग भरा जाने लगा। मुंशी जी को एक सहृदय समान धर्मा मिला तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। गो मुंशी जी कहे जाते थे। टंडन को पत्र 23/5/33 कि मैं तो एक हरकारा मात्र हूँ और सदा ऐसे कामों में हाथ डालने की चेष्टा करता रहता हूँ जिनके लिए मैं नहीं बनाया गया। पत्रकार कला से मेरा स्वभावगत विरोध है, पर परिस्थितियों से विवश होने के कारण मैं उसे स्वीकार करने को बाध्य हूँ। मेरी यह भावना कि मैं किसी क्षेत्र में कोई अस्थायी चिन्ह अंकित करने में समर्थ हूँ मुझे मूर्खतापूर्ण कामों के लिए उकसाती रहती है। तय पाया कि कार्यालय इलाहाबाद में होगा। रामचंद्र टंडन उसकी देखभाल करेंगे। सीमित ने इंद्र वाचस्पति, बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर हेमचंद्र जोशी, श्री प्रकाश, श्री कृष्णदत्त पालीवाल होंगे। आमदनी का तखमीन, खर्च का बजट, लेखों की विषय सूची, पत्र पत्रिकाओं के नाम, क्लर्क, चपरासी, अनुवादक, उनके काम, उनके वेतन आदि सब कुछ तय हो गया। ऑफिस के पोस्टेज खर्च तक छोटी से छोटी चीज़ भी एक समझ ली गई, टॉक ली गई। अब बस काम शुरू करने में देरी थी। लेकिन सवाल था कि म्याऊं का ठौर कौन पकड़े। वक्त ना मुंशी जी के पास था, ना टंडन जी के पास, और ना शायद जमाने को अब तक इस चीज़ की ज़रूरत का एहसास ही हुआ था। बस ख्याली पुलाव पककर रह गया। कुछ ऐसी ही चीज़ लेखक संघ की
उनकी स्कीम भी थी, जैसे जिसे मुंशी जी ने लगभग इन्हीं दिनों इलाहाबाद के अपने एक और दोस्त सत्यजीवन वर्मा के जरिए आगे बढ़ाने की शक्ल देने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कुछ वैसा ही राज हुआ, क्योंकि जहाँ कथा कहानी के क्षेत्र में विचारों का बीज छिड़क देना काफ़ी होता है, वहाँ इस मैदान में बीज छिड़कने भर से कुछ नहीं होता। यहाँ तो जो राह दिखाए वह आगे आए वाली बात है, और उसके लिए पहले तो मुंशी जी के पास समय ही ना था, और समय मान लीजिए किसी जादू से हो भी जाता तो संगठन क्षमता कहाँ से आती। उसमें तो मुंशी जी कोरे से भी कोरे थे। मगर खैर, वह जो भी हो, इस संघ लेखक की एक अलग दास्तां है, और उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि रामचंद्र टंडन ने ही उसका सबसे डटकर विरोध किया। निश्चय ही किसी अभागे क्षण में इस विचार की उद्भावना हुई थी, क्योंकि जब यह विचार सम्यक रूप से एक प्रस्ताव के रूप में हिंदी संसार के सामने आया तो उसके रूप, विधान, कर्म सूची आदि को लेकर ऐसा बवंडर उठा कि लेखक संघ उसमें हवा हो गया। बीज रूप में वह लेखक और प्रकाशक का झगड़ा था। रामचंद्र टंडन ने, जो इस संघ के लेखकों को ट्रेड यूनियन के रूप में ही देखते थे, डटकर उसकी गोलमोल कल्पना का विरोध किया, और अकेले ही लेखक संघ के संयोजक और श्री राम नरेश त्रिपाठी और श्री किशोरीदास वाजपेयी आदि के मोर्चे लेते हुए लेखक संघ को करीब करीब दफना दिया। खुद मुंशी जी भी बावजूद एक भुक्तभोगी लेखक होने के लेखक संघ को लेखकों के ट्रेड यूनियन के रूप में, जिसका अकेला काम प्रकाशकों से टक्कर लेना हो, ना देख पाते थे। दिसंबर सन 34 के हंस में लेखक संघ पर टिप्पणी देते हुए मुंशी जी ने लिखा था, संघ लेखकों के स्वत्व की रक्षा करेगा, लेकिन कैसे? कुछ सज्जनों का विचार है कि लेखक संघ उसी तरह लेखकों के हितों और अधिकारों की रक्षा करे जैसे अन्य मजदूर संघ और अपने सदस्यों की रक्षा करते हैं, क्योंकि लेखक भी मजदूर ही है। यद्यपि वह हथौड़े और वसले से काम ना करके कलम से काम करते हैं, लेकिन लेखक मजदूर हैं। तो प्रकाशक पूंजीपति हुए। इस तरह यह संघ लेखकों को प्रकाशकों की लूट से बचाए, और यही उसका मुख्य काम हो। कुछ अन्य सज्जनों का मत है कि लेखक संघ को पूंजी खड़ी करके एक विशाल सहकारी प्रकाशन संस्था बनाना चाहिए, जिससे वह लेखक को उसकी मजदूरी की ज़्यादा उजरत दे सके। प्रश्न पर अपनी राय देते हुए मुंशी जी ने लिखा, मौजूदा हालत ऐसी नहीं है कि प्रकाशकों को लेखकों के साथ ज़्यादा न्याय संगत व्यवहार करने पर मजबूर किया जा सके। इस समय एक भी ऐसा साहित्य ग्रंथ प्रकाशक नहीं है जो नफ़े से काम कर रहा हो। जो प्रकाशक धर्म ग्रंथों या पाठ्य पुस्तकों का व्यापार करते हैं, उनकी दशा इतनी बुरी नहीं है। कुछ तो खास लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग मुख्य कर साहित्य ग्रंथ ही निकाल रहे हैं, वे प्रायः बड़ी मुश्किल से अपनी लागत निकाल पाते हैं। कारण है साधारण जनता की साहित्यिक अरुचि। जब प्रकाशक को यही विश्वास नहीं कि किसी पुस्तक के कागज़ और छपाई की लागत भी निकलेगी या नहीं, तो वह लेखक को पुरस्कार या रॉयल्टी कहाँ से दे सकता है। साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन प्रायः बंद सा है। पहले ऐसी परिस्थिति तो पैदा हो कि प्रकाशक को प्रकाशन से नफ़े की आशा हो। हिंदी प्रकाशन व्यवसाय की घोर अविकसित स्थिति को देखते हुए मुंशी जी की बात कुछ ऐसी भयानक ना थी, काफ़ी पत्ते की थी, व्यावहारिक दूरदर्शी, लेकिन टंडन जी को अपने सैद्धांतिक उत्साहवश उसमें कुछ दूसरी ही गंध मिली, और उन्होंने 31 दिसंबर को अपने पत्र में काफ़ी क्षुब्ध होकर लिखा, अभी अभी पत्र में इस विषय को लेकर पंडित राम नरेश त्रिपाठी के साथ मेरा विवाद समाप्त हुआ है, और मैं फिर एक नए विवाद में और सो भी आपके साथ नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं आपके विचार से अपनी पूर्ण असहमति व्यक्त करने के
लिए आपका अनुज्ञा चाहता हूँ। दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि वे लेखक जो प्रकाशक भी बन गए हैं अपने पुराने सहधर्मियों के प्रति सहानुभूति की क्षमता खो बैठे हैं। आपकी भावधारा ठेठ प्रकाशकों की भावधारा है। प्रकाशक व्यापार की मंदी का शोर क्यों मचाते हैं? खर्च की दूसरी मदों का भुगतान तो वह बड़े मज़े में करते हैं, और जैसे ही लेखक को पैसा देने की बात आई, बस यही बात, देखो व्यापार कैसा मंदा जा रहा है। मैं पूछता हूँ, क्या यह ईमानदारी की बात है? क्या आप नहीं मानते कि प्रकाशकों में बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए हैं? मैं आपसे मदद पाने की आस लगाए हूँ, या नहीं कि आप प्रकाशक के वकील बनकर सामने आए। इसी सूत नाकापाल पोरियो में लट्ठमलट्ठ के पीछे वह चीज़ ठंडी हो गई। हाँ, उसका मुख्य पत्र लेखक कुछ दिनों तक जैसे तैसे चलता